नमस्कार विद्यार्थियों। आज का ये वीडियो बीए द्वितीय वर्ष के एक विद्यार्थी ने भेजा है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके इस वर्ष यानी 2023 में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं। कुछ प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है महत्वपूर्ण, मानव भूगोल के सिद्धांत। तो मानव भूगोल के जो सिद्धांत हैं मुख्य रूप से 3 सिद्धांत हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा जो सिद्धांत है थोड़ा थोड़ा समझते रहिए कि क्रियाशीलता का सिद्धांत का अर्थ ये है कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाला प्रत्येक तत्व है वह क्रियाशील है, उसमें किसी न किसी प्रकार की बढ़ोतरी या कहीं कमी देखने को मिलती है। स्थूल कुछ भी नहीं है, परिवर्तनशील जो है सभी जगह हर चीज़ पाई जाती है। दूसरा जो सिद्धांत है उसका नाम है पार्थिव एकता का सिद्धांत, जिसे हम टेरेस्ट्रियल यूनिटी का सिद्धांत कहते हैं। पार्थिव एकता का सिद्धांत कहता है कि प्रकृति में पाया जाने वाला कोई भी जो तत्व है वह अकेला या फिर कह सकते हैं इंडिविजुअल, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। सभी जो तत्व हैं वो एक दूसरे से संबंधित है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है वातावरण समायोजन का सिद्धांत, यानी इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि प्रकृति में अगर किसी व्यक्ति या किसी जीव या किसी वनस्पति के तत्व, पौधा हो चाहे वह पेड़ हो, अगर उसको रहना है, जीवित रहना है, सर्वाइव करना है, तो उसके लिए उसको फिट होना पड़ेगा। फिट मीन्स जो है अपने वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करना होगा, एडेप्टेशन जिसे कहा जाता है वो स्थापित करना होगा, या फिर हम एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट जो है स्थापित करना होगा। ये थे मानव भूगोल के सिद्धांत। दूसरा प्रश्न है मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल की परिभाषाओं में याद तो मैंने सभी को कहा है कि आपको रेड जेल भी याद करना है, ब्लांस भी याद करना है, लेकिन सबसे जो ईजी जो परिभाषा है वह कुमारी सैंपल की है। एकदम सी सरल परिभाषा है कि जो मानव भूगोल है वह अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इट्स स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। ये परिभाषा याद रखिएगा। फिर तीसरा जो प्रश्न दिया गया है कालाहारी के जनजाति समूह। तो सीधा जो है कालाहारी डेजर्ट, तो सबसे पहले कालाहारी जो है डेजर्ट के बारे में पूछा गया है। तो अफ्रीका में जो हम ट्राइब्स को पढ़ते हैं, मुख्य रूप से अगर ट्राइब की बात करें तो हमने बुशमैन्स को पढ़ा। बुशमैन जो है कालाहारी के मरुस्थलों के अंतर्गत निवास करने वाली एक विशेष जनजाति है। और इसी प्रकार से दूसरी जो है वह पिग्मी है, जो मध्य अफ्रीका के जो घने जंगल है जैसे कांगो के डेजर्ट है वहाँ पर जो निवास करती है। तो इस प्रकार से बुशमैन के बारे में आपको लिखना है कि बुशमैन जो है किस प्रकार से। अब देखिएगा रेगिस्तान में रहते हैं, तो रेगिस्तान में रहने वाली इन जनजाति के सामने सर्वाइव कैसे किया जाए। तो सर्वाइव का जो सबसे मुख्य जो आधार है वह है वहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती, वहाँ पर जो है पशुपालन भी जो है इतना ज़्यादा संभव नहीं है। तो मुख्य रूप से वह आखेट पर निर्भर रहते हैं। महान शिकार भूमि ग्रासलैंड्स वगैरह पाए जाते हैं, तो उन ग्रासलैंड्स के अंदर है शिकार की तलाश में ये घूमते रहते हैं। बुशमैन से रिलेटेड एक प्रश्न और बनता है, बुशमैन्स राइस, बुशमैन्स की चावल क्या है। तो वहाँ पर पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की जो टर्माइट है, दीमक है, यानी ये ओमनीवायरस सर्वभक्षी होता है, सब कुछ खा लेते हैं। तो इसी प्रकार की एक दीमक का सेवन करते हैं, उस दीमक को बुशमैन की चावल कहा जाता है। तो ये बुशमैन के बारे में आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट है पिग्मी, जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया। तो ये नाटे कद की, बहुत छोटे कद की जनजाति है जो अफ्रीका के घने जंगल के अंतर्गत निवास करती है। घने जंगल यानी कांगो का जो घना जंगल है जिसमें विषुवत-रेखीय वर्षावन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाया जाता है, वहाँ पर निवास करती हैं। अगर इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर बात करें तो बहुत कम होती है, मुश्किल से जो है 40 वर्ष से ज़्यादा कोई पिग्मी जिंदा रहता होगा। असंतुलित खाने के कारण इनकी हाइट कम होती है। बनाना खाने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन होते हैं। छद्म व्यापार यानी साइलेंट ट्रेडिंग को भी आपने देखा होगा कि जो ये निग्रोइड लोगों से जो है वह शिकार या फिर जो कीलों के बदले जो है वह वस्त्र और चमड़ा वगैरह प्राप्त करते हैं। मधुमक्खी के छत्ते जैसे आकार होते हैं, मकान जो होते हैं इनके, ये भी आप उसको हैबिटेट में याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रजाति। तो प्रजाति की एक सिंपल सी परिभाषा है जो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई है कि रेस डिनोट्स ब्रीड नॉट टू कल्चर। प्रजाति जो है वह नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। यानी हम नस्ल के आधार पर, नस्ल का जो बेसिक जो आधार होता है वह होता है शारीरिक विशेषता। तो आपके जो नेचुरल ट्रेट्स हैं, जो हम शारीरिक रूप से जो हमारे अंदर जो भी चमड़ी का रंग है, हमारे त्वचा है, हमारे जबड़े हैं, हमारा जो क्रेनियल इंडेक्स है, हमारा जो नेजल इंडेक्स है, सिरस्वी सूचकांक जिसे कहा जाता है, यानी आपका सेफेलिक इंडेक्स है, इन सब के आधार पर जो हम प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। तो ये जो है वह शारीरिक आधार पर निश्चित की जाती है।
जो जनजातियां हैं उसके लिए जो क्लासिफिकेशन का जो आधार है वो हमारा जो है वह कल्चर, उनका रहनावा, पहनावा, रहन सहन वगैरह हो सकता है। फिर है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व का सीधा सौ है ज़मीन से रिलेटेड है कि आपके पास जो टोटल लैंड एरिया है उसके कंपेयर में पॉपुलेशन कितना है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, उसको जो है वहाँ का जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव अधिवास क्या है। तो ह्यूमन सेटलमेंट का सीधा सा अर्थ है, सेटलमेंट का सीधा अर्थ यही होता है अधिवास यानी वास, जहाँ पर रहता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के वास प्रचलित हैं, उसी प्रकार से मानव जहाँ पर अपने आप बस्ती बनाकर, बस्ती 2 घरों की भी हो सकती है, 4 घरों की भी हो सकती है, 15, 20 या 50 घरों का समूह भी हो सकती है। तो मानव जहाँ कहीं पर भी सामूहिक रूप से रहता है या एकाकी रूप से रहता है वह उसका अधिवास कहलाता है। अधिवास अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स जो हैं यानी प्रतिरूप इसके देखने को मिलता है। यहाँ याद रखिएगा, अगर प्रकार पूछा जाता है, बार बार मैं कह रहा हूँ, तो प्रकार में पूछा जाता है तो आप सघन बस्ती, एकाकी बस्ती, प्रकीर्णन बस्ती, या फिर हम एकाकी बस्ती, या फिर जो है संयुक्त बस्ती इस प्रकार से जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पैटर्न पूछा जाता है, प्रतिरूप पूछा जाता है, तो वहाँ पर आप जो है अर्य प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप, चौकोर प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, चेकरबोर्ड प्रतिरूप, ये अलग अलग प्रकार के पैटर्न के अंदर जाएंगे। नेक्स्ट है प्रव्रजन। प्रव्रजन का अर्थ होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन जो है इसको जो है उत्प्रवास और आप्रवास, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन के नाम से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जब किसी क्षेत्र विशेष को छोड़कर हम किसी दूसरे क्षेत्र विशेष के अंदर जाते हैं तो यह हमारा प्रवास कहलाता है। प्रवास जो है 2 प्रकार का होता है, एक आप्रवास और एक उत्प्रवास। जहाँ जाया जाता है वह आप्रवास हो गया और जिसको छोड़ा जाता है तो उसको उत्प्रवास कहा जाता है। नेक्स्ट है शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन क्या है। तो अर्बनाइजेशन एक प्रक्रिया है, इज ए प्रोसेस, जिसके अंदर जो है एक गांव है वह धीरे धीरे जो है शहरी सुविधाओं की ओर बढ़ता है। यानी गांव के अंदर जो है, यानी धीरे धीरे किसी शहर का जो प्रतिरूप है, यानी छोटी बस्ती जो है वह वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बढ़ जाएगी, वहाँ पर जो है जो नगरीय सुविधाएं हैं जैसे जैसे बढ़ती है तो उसको हम शहरीकरण के नाम से जानते हैं। स्लम्स, गंदी बस्तियाँ। गंदी बस्तियाँ क्या होती हैं, तो किसी शहर या किसी राजधानी के अंदर जो है फैली हुई एक प्रकार की ऐसी बस्ती जहाँ पर कई प्रकार की गंदगी, या फिर हम कह सकते हैं जहाँ पर मूलभूत भौतिक आवश्यकताओं की जो आवश्यकताएं होती है, जो सुविधाएं होती हैं, उन सुविधाओं की कमी होती है। जैसे कि वहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होगी, वहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं होगी, वाटर सप्लाई बेहतर तरीके से नहीं होगा, वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य की देखभाल के लिए वहाँ पर हॉस्पिटल, यानी जो भी बेसिक सुविधाएं जहाँ पर नहीं मिलती हैं, और अनधिकृत रूप से यानी वह गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर जो है इस प्रकार की बस्तियों को निर्मित करते हैं, तो कच्चे मकान वगैरह होते हैं, तो इसको हम स्लम्स या फिर हम इसे जो है गंदी बस्तियाँ कहते हैं। इसी प्रकार की एक बस्ती यहूदियों की जो बस्ती है, अल्पसंख्यकों की, जिसे घिटों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है नवनियतिवाद। और नवनियतिवाद का कॉन्सेप्ट समझने से पहले अगर प्रश्न आता है आपके सामने कि मानव और वातावरण के संबंधों की विवेचना कीजिए, तो मानव और प्रकृति के संबंधों की विवेचना की जो शुरुआत है हमेशा हम डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच यानी हम प्रकृतिवाद से करते हैं, जहाँ पर जो है मनुष्य को प्रकृति के आदेशों का पालन करता माना जाता है, उसको उसका मोम का पुतला या इस प्रकार से बहुत कह सकते हैं कि एक अतिशयोक्तिपूर्ण जो है मानव को जो है प्रकृति से कमतर बताया जाता है, यानी प्रकृति को श्रेष्ठ बताया जाता है, मानव को जो है वह उस पर निर्भर बनाया जाता है। फिर उसके बाद अप्रोच, अब इस नियतिवाद अप्रोचों को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसको निश्चयवाद भी कहते हैं, इसे जो है पर्यावरणवाद भी कह सकते हैं। ये अलग अलग इंग्लिश में टर्म्स आपको एक ही मिलेगी, वो मिलेगी आपको डिटर्मिनिज्म या नेचुरलिज्म जो है आपको टर्म देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद संभववाद। तो नियतिवादी जो अप्रोच थी वह रैडजेल और उसकी शिष्या जो सैम्पुल है, इसके अलावा रैडजेल, सैम्पुल और उसके बाद जो है हंटिंगटन, हम्बोल्ट, रिटर, ये कुछ नाम आप याद रखिएगा। इनकी किताबों के नाम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हम्बोल्ट की पुस्तक जो है कौन सी थी, कॉस्मोस। इसके अलावा रिटर की अर्डगुंडे याद रखिएगा। इसी प्रकार से हंटिंगटन की पल्स ऑफ एशिया और क्लाइमेट एंड सिविलाइजेशन। एंथ्रोपोजोग्राफी ये हो जाएगा आपका रैडजेल का, और जोग्राफिक इन्फ्लुएंस ऑफ जो है वह यानी वातावरण कारकों का भौगोलिक प्रभाव जो है वह आपका कुमारी सैंपल, इसी सैंपल की हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रश्न एस्किमो के आवास। एस्किमो के आवास की बात करें, एस्किमो जो है सबसे पहले तो ये कौन सा, देखो एस्किमो का प्रश्न बने, चाहे आपसे पूछा जाए सैमोइड्स या आपसे तुंगिया या फिर पूछा जाए चकची या फिर पूछा जाए याकूत, ये सभी ऐसी
जो जनजातियाँ हैं जो निवास करती हैं ठंडे क्षेत्रों में। ठंडे क्षेत्रों का अर्थ हो गया कि ये ऐसी जगहों पर निवास करती हैं जहाँ पर साल भर जो है बर्फ़ जमा रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो है सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर बर्फ़ यानी आइस कवर्ड रीजन होने के कारण जो है वहाँ पर आपको सॉइल फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, वहाँ पर सनलाइट नहीं मिलेगी, तो वहाँ पर जो है वेजिटेशन एंड उस पर डिपेंडेंट जो आपके एनिमल्स वगैरह हैं वहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो उसी हिसाब से वहाँ पर का जो है सर्वाइव करने का क्या तरीका रहेगा, तो यहाँ पर उनके घर इग्लू वगैरह जो है बर्फ़ से बने हुए मकान, इसके अलावा सील मछली का शिकार वगैरह करते हैं। तो इनके अगर मकान के बारे में पूछा गया है तो इनके मकान को इग्लू कहा जाता है, मेरे हिसाब से सभी को पता होगा। नेक्स्ट है मानसूनी प्रदेश। मानसूनी प्रदेश की बात करते हैं तो मानसूनी प्रदेश का सीधा सा मानसूनल लैंड, मानसूनल लैंड्स का सीधा सा अर्थ होता है कि जहाँ पर 6 महीने जो है बारिश होती है, 6 महीने जहाँ पर सूखा रहता है, यानी हवाओं की जो दिशा है हर 6 माह के अंदर जो है बदल जाती है, तो उसको मानसून लैंड कहा जाता है। तो इस प्रकार के रीजन्स के अंतर्गत आपको बेसिकली क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको ग्रासलैंड्स डेवलप ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है ग्रासलैंड या फिर हम कह सकते हैं घास के क्षेत्र देखने को मिलेंगे। यहाँ के लोग जो है पशुपालन कार्य में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ मानसून लैंड ऐसे भी है जैसे कि दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो भारत, चीन, बांग्लादेश वाला जो चित्र है, तो यहाँ पर भी जो है आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर लोग जो है कृषि कार्यों के अंतर्गत ज़्यादा लगे रहते हैं। फिर है शून्य जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से संबंधित देखिएगा, यहाँ पर जैसे शून्य है, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ दे रखा है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है हम काउंट करते हैं प्रति 10 वर्ष के बाद। यानी इस बार जो सेंसस डाटा 2011 में लिए गए वो 2021 में लेने थे, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं ले पाए। तो हर 10 साल के अंदर किसी क्षेत्र के अंदर जो है पॉपुलेशन जो है पहले जितनी पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन में अगर कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन, तो वह ग्रोथ में चला जाता है। लेकिन अगर किसी प्रकार का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, वह पॉपुलेशन जो है उतनी ही है जितनी पहले थी, तो उसे हम शून्य जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यहाँ पर 2 टर्म्स और याद रखिएगा, एक है अनुकूलतम जनसंख्या, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ऑप्टिमम पॉपुलेशन का सीधा अर्थ जाता है अनुकूलतम जनसंख्या, यानी वहाँ पर रिसोर्सेज को लेना है। तो वहाँ पर या किसी रीजन में किसी प्रदेश में जितने रिसोर्सेज हैं उसके कंपेयरली अगर वहाँ पर पॉपुलेशन है तो उसे ऑप्टिमम, मतलब उस पॉपुलेशन को सर्वाइव करने के लिए बेहतर वहाँ पर मात्रा में जो है पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध है, तो उसको हम ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक इसी का एक दूसरा रूप जिसे हम कहेंगे कि वहाँ पर जनाभाव। जनाभाव का अर्थ होता है कि वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन जो है इसको हम जीरो पॉपुलेशन भी कह सकते हैं। तो लेकिन वहाँ पर उस रिसोर्सेज को यूज करने वाले जो हैं वहाँ पर लोग नहीं हैं, यानी पॉपुलेशन जो है वहाँ पर बहुत कम है कंपेयर टू रिसोर्सेज, तो इसे जनाभाव कहेंगे। फिर इसी प्रकार से आता है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन यानी जनाधिक्य। जनाधिक्य का सीधा सा है जन का अधिक्य। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या जो है रिसोर्स के कंपेयरली अधिक है तो उसे जनाधिक्य कहेंगे। ये आ गया अनुकूलतम जनसंख्या, ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होता है। फिर है ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप। तो अधिवास का प्रतिरूप पूछा है, तो प्रतिरूप के अंदर देखिएगा गांवों के अंदर जो है मकान किस प्रकार से बनते हैं। तो ज़्यादातर आपको अलग अलग प्रकार के लीनियर पैटर्न कम देखने को मिलता है, क्योंकि सड़क के किनारे गाँव नहीं बसे होते हैं। गाँव जो बसे रहते हैं वो मुख्य रूप से, अगर नदी है तो नदी के दोनों तरफ हैं तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर लीनियर पैटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन मुख्य रूप से जो है आपको आर्य रेडियल पैटर्न देखने को मिलेगा। मंदिर के चारों तरफ या तालाब के चारों तरफ या गांव का जो मुखिया है उसके चारों तरफ जो है मकान देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो प्रतिरूप जो है वह कंपोजिट जो बस्ती जो है वह भी आपको प्रतिरूप नहीं है, ये प्रकार है। लेकिन आप ये भी याद रखिएगा कि ढाणी वाला पल्ली या हैमलेट वाला सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा 2-4 पैटर्न और भी आप चेकर बोर्ड वाला तो वैसे नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो है आपको त्रिभुज का आकार का पैटर्न देखने को मिल सकता है, ट्रायंगुलर जो पैटर्न देखने को मिल सकता है, रेक्टेंगुलर पैटर्न भी जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से पैटर्न्स लिख सकते हैं। फिर अधिवास क्या है, तो अधिवास जो है मानव बस्ती को कहा जाता है। मानव जो है किसी स्थान पर रहता है और जिस स्थान पर रहता है वह उसका अधिवास कहलाता है। अब अधिवास कहाँ होगा, तो किसी नदी के किनारे या किसी झील के किनारे या किसी पर्वतीय घाटियों के अंदर पास में तलहटी के अंदर या फिर किसी तालाब के पास। तो इस प्रकार से अधिवास जो है वह मानव का रहने का स्थान है जहाँ पर वो रहता है। फिर है छावनियों के नगर। देखिएगा इस प्रकार के प्रश्न, ये प्रश्न कहाँ से आया, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज़, इंडियन सिटीज़ का जो प्रश्न आपको जो सिलेबस में दे रखा है वहाँ से ये प्रश्न बना है। छावनियाँ यानी जिसको कहा जाता है कैंटोनमेंट्स। कैंटोनमेंट्स यहाँ पर कैंटोनमेंट का अर्थ होता है कैंट एरिया। तो कैंट एरिया वह क्षेत्र है जहाँ पर सेना को रखा जाता है। तो कुछ छावनी नगर जो हैं जैसे कि आपके जो नीमच है, नसीराबाद है, मेरठ है, एरनपुरा है, जोधपुर है, आगरा, अम्बाला, दिल्ली, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सेनाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है या फिर सेना को वहाँ पर रखा जाता है, तो उसे हम
कैंटोनमेंट एरिया, या फिर इसे हम छावनी नगर कहते हैं। इसके लिए एक और टर्म यूज ली जाती है, गैरिसन सिटी। ये याद रखिएगा, गैरिसन सिटी का भी अर्थ यही होता है, छावनी नगर। नेक्स्ट है नगरीकरण। ये पहले भी प्रश्न आ गया है, शहरीकरण पूछे या नगरीकरण। तो नगरीकरण जो है वह आपको नगर के बारे में नहीं पूछ रहा है, नगरीकरण शब्द आ गया तो ये एक प्रक्रिया के अंदर चला जाएगा, यानी किसी ग्रामीण क्षेत्र का नगर बनने की और जो प्रक्रिया होगी, धीरे धीरे वहाँ पर जो सुविधाएं बढ़ेगी, तो उसको नगरीकरण कहेंगे। फिर है मानव भूगोल की परिभाषा। ये भी प्रश्न पहले आ चुका है, तो मानव भूगोल की क्या परिभाषा है, तो इसी सैंपल की याद रखनी है आपको। चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ, यानी परिवर्तनशील अस्थिर पृथ्वी एवं जो चंचल मानव है उसके मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन जो है वह आपके मानव भूगोल कहलाता है। फिर है आपके बुशमैन की आवास। तो बुशमैन की जो आवास है वो कच्चे होते हैं, क्योंकि ये नोमैडिक कह दीजिए, यानी एक ही स्थान पर नहीं रहते हैं, शिकार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, तो इनके स्थायी आवास नहीं होंगे। इसलिए वो जो मकान है वह घास फूस के या फिर जो है जहाँ वहाँ पर रेगिस्तान में जो मिल जाएगा, क्योंकि जैसे भी प्रश्न पूछा जाता है, जिस भी ट्राइब का पूछा जाए, तो आपको ये पता लगाना है कि वो कहाँ रहती है, जंगल में है या रेगिस्तान में है या किसी पहाड़ में है। तो उसी हिसाब से वहाँ पर जो मकान बनाने के लिए जो भी सामग्री मिलेगी उसको आपको वहाँ पर लिखना है। फिर है नृजातीय समूह। ये एथनिक ग्रुप के अंदर आता है। एथनिक ग्रुप को आप कह सकते हैं कि ये एक रेस का ग्रुप है। एथनिक ग्रुप का हम सीधा सा कह सकते हैं, जैसे कि हम बेसिकली जो मेन जो रेसेस हैं, जैसे कि हम बात करें कि सबसे पहली जो है हम बात करें कि निग्रोइड समूह है, एक काकेशियन हो गया और एक मंगोल हो गया। तो इनका एक ग्रुप है। तो काकेशियन चाहे कहीं पर भी रहता है, विश्व के किसी भी कोने में रहता है, उनकी जो त्वचा का रंग या उनकी जो शारीरिक विशेषता है वो आपको एक जैसी मिलेगी। तो काकेशियन यानी यूरोपियंस, तो यूरोपियंस जहाँ कहीं पर भी मिलेंगे वो सारे लगभग जो हैं वह आपको गोरी चमड़ी के या फिर जो पिंक जो स्किन के देखने को मिलेंगे। बाल जो है लहरदार जो है आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से मंगोल की बात करते हैं, यानी चाइनीज़ टाइप की, जापानीज़ टाइप की या नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ के जो लोग हैं, तो वो कहीं पर भी जाएंगे, चाहे अमेरिका में भी एक चाइनीज़ रह रहा है तो वो उसी ग्रुप को बिलोंग करेगा, यानी वो अपनी एक स्पष्ट पहचान रखता है। और इसका आधार क्या है, तो उसकी शारीरिक विशेषता, यानी उसके शरीर के गुण हैं, वो उसे किसी एक निश्चित एथनिक ग्रुप से बिलोंग करवाते हैं। फिर है आपका जलवायु क्या है। तो जलवायु जो है एक मौसम की एक बहुत बड़ी अवधि है। लंबे समय तक जब किसी क्षेत्र का या किसी स्थान विशेष पर जो वहाँ की मौसमी की जो विशेषता है वह 35-40 या 50 साल तक या 100 सालों तक जब एक ही प्रकार की रहती है, तो उसे हम जलवायु कहते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु, ध्रुवीय जलवायु। तो ये जलवायु क्षेत्र जो है वो नहीं बदलने वाले, मौसम कभी भी बदल सकता है। 4 महीने के बाद जो है सीजन जो है चेंज हो जाती है। फिर है जनाधिकीय। जनाधिकीय का है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सीधा सा अर्थ है कि आपके पास जो एरिया है, आपके पास जो रिसोर्सेज है, उसके कंपेयर में आपके पास जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो उसको फीड करवाने के लिए उसकी जो भोजन संबंधी या आवास संबंधी या रोजगार संबंधी जो आवश्यकता है वो आप पूरी नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार की स्थिति को जनाधिकीय ओवर पॉपुलेशन कहेंगे। स्लम्स पहले पढ़ चुके हैं। प्रकीर्ण का अर्थ होता है स्कैटर्ड। इसको मैं यहाँ पर बनाना चाहूँगा, जैसे कि अगर कोई बस्ती है तो इस प्रकार से फैली हुई है, इस प्रकार से तो फैली हुई है, यानी ये स्कैटर्ड हो गई, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, इस प्रकार से फैली हुई बस्तियाँ हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्कैटर्ड या प्रकीर्ण बस्तियाँ कहते हैं। झील तटीय नगर। तो झीलों के पास पाए जाने वाले नगरों के बारे में पूछा गया। तो ये प्रश्न जो है वह सीधा सा जो है आपका नगरों की जो साइट्स है उसके बारे में है। तो झील के तट के आसपास जो है माउंट आबू को नक्की झील के पास है। इसके अलावा जो है पुष्कर है, अजमेर है, आना सागर के पास, जयसमंद झील के पास भी है, और इस प्रकार से राजसमंद झील के पास भी है। फतेह सागर झील के पास भी जो है उदयपुर को लिख सकते हैं। डीग जो है पूरा का पूरा जो है झीलों का शहर है। इसी प्रकार से जैसलमेर के अंदर भी जो है वहाँ आपको झील देखने, गड़ीसर लेक जो है देखने को मिलता है। तो ये जो सिटीज़ है वह झील तटीय नगर कहलाता है। फिर है मानव भूगोल का इतिहास से संबंध। देखिएगा, सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध पूछा गया है आपसे। तो सामाजिक विज्ञान जो है इसमें आपको 4 याद रखना है। मानव भूगोल में आपसे 4 के अलावा नहीं पूछा जाएगा। एक तो है अर्थशास्त्र के साथ संबंध, जो सबसे कॉमन प्रश्न बनता है कि ह्यूमन की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो बिलोंग करती हैं अर्थ से, नेचर से, इसलिए दोनों ही जो है कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कोरिलेटेड है। हिस्ट्री की बात करते हैं तो देखिएगा, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम ह्यूमन के डेवलपमेंट को पढ़ते हैं कि ह्यूमन जो है पास्ट में कैसा था और अब कैसा है, उसने कौन कौन से फेजेस को जो है क्लियर करते हुए यहाँ पर पाए। या फिर जो है जॉन एंड स्टार्टा थ्योरी जो गिफ्ट टेलर का है, उसमें देखिएगा कि हमने पढ़ा है कि जो क्रेडल लैंड है मध्य एशिया के अंदर जो है वह जो जनजातियाँ हैं वो सारी की सारी जन्म लेती हैं और एक एक करके कैसे 7 जनजातियाँ वहाँ पर पहुँचती हैं। तो सबसे पहले निग्रो
निग्रिटो, फिर निग्रो आए, फिर ऑस्ट्रेलाइड आए। इस प्रकार से ये क्रम जो है लगातार चलता रहता है। तो ये जो है यानी हम पास्ट को जो है अभी हम पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। पास्ट में ह्यूमन की एक्टिविटीज़ क्या थी और अभी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ क्या है, ये सब जो है हम हिस्ट्री से बिलोंग करते हुए। तो इस प्रकार से जो है दोनों सब्जेक्ट को जो है एक दूसरे से कोरिलेट करता है। वीडियो काफ़ी बड़ा बन रहा है। फिर है आपका नगरीकरण। तो नगरीकरण क्या है, तो यह अर्बनाइजेशन है। अर्बनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक रूरल रीजन है जो कन्वर्ट हो जाता है अर्बन रीजन के अंदर हो जाता है। तो एक रूरल एरिया है, एक हम स्लम या फिर हम कह सकते हैं एक ढाणी है, एक हैमलेट है, एक पल्ली है, नंगला है, वो जो है वो धीरे धीरे जो है विलेज में कन्वर्ट होगा, विलेज जो है टाउन में कन्वर्ट होगा, टाउन जो है वो धीरे धीरे जो है वो सिटी के अंदर, फिर मेगा सिटी, फिर जो है आपका जो 10 लाख की नगर जो है मेगा सिटी, फिर 50 लाख में आ जाओगे तो मेगालोपोलिस आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये बढ़ता रहेगा। फिर है मानव भूगोल का निरूपण मानव परिस्थिति के रूप में कीजिए। ये काफ़ी अच्छा सा प्रश्न है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी को आपको एक्सप्लेन करना एज ए ह्यूमन इकोलॉजी। तो इकोलॉजी, ह्यूमन इकोलॉजी, इकोलॉजी का क्या पार्ट है? इकोलॉजी के अंदर देखिएगा कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके अंदर देखिएगा कुछ जो होते हैं वह आपके सीधे से हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, और एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट्स। मेनली दो ही होते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर देखा जाए तो जो मृदा है आपकी, सॉइल है, आपका जो क्लाइमेट है, जो सनरेज है, सूर्य का प्रकाश है, इसके अलावा जो है जो भी आपकी भूमि की उपजाऊ क्षमता है, इन सभी को जो है हम अबायोटिक कंपोनेंट्स, अजैविक जो है तत्वों के अंदर शामिल करेंगे। बायोटिक कंपोनेंट्स में जो है आपके विभिन्न पशु हैं, मनुष्य जो है खुद है, तो ये ह्यूमन को पढ़ा है। यानी ह्यूमन जो है वह ह्यूमन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। यानी ह्यूमन सेंट्रिक स्टडी जो होती है, मानव केंद्रित जो अध्ययन है, वह इस ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए किया जाता है। जिस प्रकार से एक इकोलॉजी के जो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स जो है एक दूसरे से को रिलेट रहते हैं, वैसे ही ह्यूमन एज ए बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम वर्क करता है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। यानी उसको हम अर्थ से बिलोंग करते हैं, इसलिए जो है वह एक ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में इसे बताया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये पहला जो पेपर है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है ये जैसा भी लिखा हुआ है मैंने उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं किया है, तो बच्चों की जैसी राइटिंग है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है अर्धकुंडे। ये छोटे प्रश्न जो हैं अक्सर अजीब तरह के लगते हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्न होते हैं, लेकिन डिटेल में स्टडी अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से आप कर पाते हैं। अर्धकुंडे जो है सीधे तौर पर आपको ह्यूमन ज्योग्राफी किताब में अर्धकुंडे नहीं देखने को मिलेगा। तो अर्धकुंडे जो है पुस्तक है किसकी, रिटर की है, RITTER। रीटर जो है जिसे आर्म चेयर ज्योग्राफी कहा जाता है, यानी आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है। ये जो है अगर हम बात करें कि ये जो है किसके अंदर, निश्चयवाद के अंदर, डेटर्मिनिस्टिक अप्रोच वाला है। तो इसका जो ड्यूरेशन रहा है, हम्बोल्ट, हंटिंगटन, ये सब जो है एक दूसरे के आसपास के हैं। वैसे जो है आपका रीटर का जो है कार्यकाल जो है वह हम्बोल्ट के काफ़ी नज़दीक रहेगा। तो अर्धकुंडे के जो रचयिता हैं वह आपके रीटर रह जाएंगे। कयाक क्या है, तो दो प्रकार की नाव हम एस्किमो के अंदर पढ़ते हैं। एस्किमो के अंदर जो है एक प्रकार की नाव जो है कयाक, जिसे पुरुष यानी जो मेल्स हैं वह एक तंग नाव होती है, जिसमें आपको पैरों को मरोड़ कर जो है उसके अंदर तंग रूप से छोटा सा छेद होता है। सोर्सेज, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वह एक बड़ी सी नाव बना सके, तो जहाँ पर जो भी कुछ मिलता है हड्डियाँ वगैरह, उनके माध्यम से वह इस छोटी सी चमड़ा मढ़कर जो है नाव बनाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, कयाक कहते हैं। यानी अंदर जो है वह हड्डियाँ होती हैं, बाहर की तरफ जो है चमड़े को जो है उसको लगा कर जो है एक नाव बनाता है। और इसी प्रकार की नाव जब महिलाएं यूज करती हैं तो उसे उमियाक के नाम से जाना जाता है। फिर है निश्चयवाद यानी डेटर्मिनिज्म अप्रोच, या पर्यावरणवाद भी पूछा जाए तो इसका एक ही अर्थ होता है, यानी एक इस प्रकार की, यानी मनुष्य जो है धरातल की उपज है। फोन आ गया था। तो कयाक क्या है, नाव है। निश्चयवाद जो है मनुष्य धरातल की उपज है। मनुष्य धरातल की उपज है मीन्स जो है मनुष्य मोम का पुतला है, या इस प्रकार का जो अतिशोक्तिपूर्ण जो व्याख्या जो प्रकृति के बारे में जो की गई सैंपल के द्वारा, तो इस प्रकार की विचारधारा सीधा सा अर्थ है कि मनुष्य जो है वह तुच्छ है और जो प्रकृति है वह श्रेष्ठ है। मनुष्य जो को प्रकृति के आदेशों की पालना करनी चाहिए। इस प्रकार की अप्रोच को जो है निश्चयवाद कहते हैं। जनाधिक और पॉपुलेशन और जो है आपका नो पॉपुलेशन या जीरो पॉपुलेशन भी याद रखिएगा। इसके अलावा ऑप्टिमम पॉपुलेशन भी विशेष तौर पर इस वर्ष के लिए याद रखिएगा, अनुकूलतम जनसंख्या। फिर है मसाई। तो मसाई कहाँ निवास करती है, तो ये है केन्या, जिम्बाब्वे वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर निवास करने वाली क्या काम करते हैं, तो मुख्य रूप से जो है ये आपके पशुचारक हैं, यानी गायों को चराते हैं और जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास करते हैं। इनका एक विशेष प्रकार का जो ये बस्ती बसाता है, जिसके अंदर जो है झोपड़ियाँ, चारों तरफ जो है बाढ़, बीच में खुला रास्ता दोनों तरफ, इस प्रकार का जो एक
सिस्टमेटिक तरीका है उसको क्राल कहा जाता है। तो क्राल जो है ये है उसका घर या झोपड़ी नहीं है, एक प्रकार की कह सकते हैं उनकी बस्ती है जिसमें कई प्रकार के मकान देखने को मिलता है। फिर है आपके कॉर्नर यानी सन्नगर। देखिएगा ऐसी जो टर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो सन्नगर को जो है यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। सन्नगर यानी कंटिन्यूस सिटी। देखिएगा जैसे कि अगर कोई सिटी यहाँ पर डेवलप हो रही है और एक सिटी यहाँ पर डेवलप हो रही है, जब ये एक दूसरे से प्लस हो जाती है, मिल जाती है, तो कंटिन्यूस जो इस प्रकार की बहुत सारी सिटीज़ मिलती हैं, तो इस प्रकार की स्थिति को हम क्या कहते हैं, कॉर्नर कहते हैं। तो ये कॉर्नर यानी कंटिन्यूस सिटीज़ जो है आपको देखने को मिलती है। फिर आगे जाकर जो है इस प्रकार की जो सिटी होती है वो आपस में एक दूसरे से मर्ज हो जाए। मर्ज का यानी बहुत सारे कॉर्नर जो हैं इस प्रकार से मिल गए और इस प्रकार से एक बड़ी सिटी बन गई, यानी ये पूरा एरिया है वह एक लार्ज अर्बन एरिया के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, मेगालोपोलिस कहते हैं। मेगालोपोलिस भी कहते हैं। यहाँ पर एक लुइस ममफोर्ड का मैंने क्लासिफिकेशन भी आपको बताया होगा कि किस प्रकार से पॉलिस, ईओपोलिस जो है आपका, मेगापोलिस भी, नेक्रोपोलिस, टाइनोपोलिस, इस प्रकार से जो है पूरा सा सिस्टम जो है वह नगरों का विकास का चलता है। तो ये हो गया आपका कॉर्नर का अर्थ, जिसे हम सन्नगर कहते हैं। यहाँ पर ग्रामीण नगरीय उपांत भी आपको पूछा जा सकता है, रूरबन भी पूछा जा सकता है, रूरल प्लस अर्बन, यानी ऐसा एक क्षेत्र जहाँ पर ग्रामीण और शहरी दोनों सुविधाएं जो है एक जैसी देखने को मिलती है। यानी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि वह शहर है या गाँव है, तो उसको हम रूरबन रीजन कहेंगे। इसके अलावा जो है आपको अमलैंड पूछा जा सकता है। अमलैंड जो है वह आपका नगर का प्रभाव क्षेत्र है कि एक नगर जो है कितना एरिया तक जो है अपना प्रभाव रखता है, उसे आप अमलैंड कहेंगे। इसके अलावा जो है आपको हिंटरलैंड पूछा जा सकता है, नगर का पृष्ठ प्रदेश, यानी जो आपका हिंटरलैंड कहलाता है। बेसिकली ये पोर्ट या किसी बड़ी जो इंडस्ट्री सिटी है उनके पीछे का एक बड़ा सा एरिया है जहाँ से उसको सर्विस प्राप्त होती है, वो भी पूछा जा सकता है। ग्रामीण अधिवास, तो गांवों के अंतर्गत जो है बस्तियां किस प्रकार से बसती हैं। निग्रिटो प्रजाति जो हैं वह देखिएगा एथनिक ग्रुप की अगर बात करें तो निग्रो समूह जो हैं मुख्य रूप से जो है हल्का सा फर्क है, काले और चॉकलेटी रंग का है। बाकी दोनों ही जो जनजातियां हैं वह एक जैसी ही देखने को मिलती हैं, यानी बाल जो हैं घुंघराले, काली त्वचा, जबड़े जो हैं चौड़े, सिर जो है मोटा, आँखें जो हैं गोलमटोल, इस प्रकार से जो है विशेषताएँ आपको मिलती हैं। महानगर यानी मेगा सिटी के बारे में पूछा जाता है। 10 लाख का याद रखिएगा, 10 लाख की जनसंख्या है तो उसे हम मेगा सिटी या महानगर के नाम से जाना करते हैं। नगरीकरण वापिस आ गया, ये प्रश्न जो है कर चुके हैं। कॉस्मोस की रचयिता हम्बोल्ट है, 5 खंडों में है। इसे विश्व भूगोल ब्रह्मांड का जो है भूगोल भी इसे कहा जाता है। संभववाद जो है, संभववाद शब्द का जो प्रयोग है वह लुशियन फैब्रे के द्वारा किया गया था सबसे पहले। और यहाँ पर एक कोटेशन है, कहीं पर भी अनिवार्यताएं नहीं है, सभी जगह संभावना है, मनुष्य इन संभावनाओं का स्वामी होने के कारण जो है स्वतंत्र है। तो इस प्रकार का कथन याद रखिएगा। संभववाद विचारधारा को आगे बढ़ाने का जो सबसे बढ़िया जो काम या प्रमुख जो योगदान रहा वह विडाल डी ब्लांस का रहा। इसे संभववाद का पिता भी कहा जाता है। फिर इसके बाद ये है नागा प्रजाति लिखा है। तो नागा प्रजाति जो है वैसे ये सही से लिखा नहीं है तो इसको हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ये नागा है और नागा है तो आगे प्रजाति शब्द गलत लिखा हुआ है, नागा कोई प्रजाति नहीं है। फिर भी क्लासिफिकेशन किया गया है तो वीडियो देखिएगा, इसमें भारतीय जनजातियों का वर्गीकरण जो है वह दिखाया गया है। मानव प्रजाति यानी ह्यूमन रेस क्या है, तो मानव जन प्रजाति का जो संबंध है वह किसी एक एथनिक ग्रुप से है या फिर कह सकते हैं जो नेचुरल ट्रेड्स है, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर जब हम किसी मानव समुदाय को मारते हैं तो वह मानव प्रजाति कहलाता है, यानी एक प्रकार की मानव की नस्ल को प्रकट करता है। यहाँ पर कोटेशन भी लिखा जा सकता है कि जो प्रजाति है वह नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। ये ग्रिफिथ टेलर का कथन है। मलिन मस्ती आ चुका है। एल्सफर्न हंटिंगटन जो है आप अमेरिकन थे और हंटिंगटन की किताबें मैं आपको शुरू से रटवा रहा हूँ। तो पल्स ऑफ एशिया याद रखिएगा और जो है क्लाइमेट एंड सिविलाइजेशन, यानी ये सीधा सा है कि ये जलवायु का जो प्रभाव है वो मानव की क्रियाओं पर स्पष्ट रूप से दिखता है, यानी जो प्रकृति का जो प्रभाव है वो मानव की क्रियाओं पर पड़ता है, इस प्रकार से बात कहते हैं। समूहन यानी एग्लोमरेशन, देखिएगा एग्लोमरेशन जो है ये समूहन शब्द का सीधा सा अर्थ देखिएगा, जब किसी एक ही पर्टिकुलर रीजन में बहुत सारे जो है जनसंख्या जो है इस प्रकार से निवास करने लग जाए, यानी एक लार्ज स्केल पर जो है पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन का भी हो सकता है, किसी इंडस्ट्री रीजन का भी हो सकता है, बहुत सारे जो है इंडस्ट्री जो है एक ही जगह पर जो है देखने को मिल जाए, तो इस प्रकार से एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक एरिया बन जाता है। तो वहाँ पर जो इस प्रकार का जो समूह बनता है उसे जन समूह भी कहा जाता है। अगर समूह शब्द न पूछकर आपसे कहा जाए कि जन समूह क्या है, तो समूहन या एग्लोमरेशन के नाम से इसे जाना जाता है।
फिर है उष्ण कटिबंध का मरुस्थल, यानी हॉट, ये आपका ट्रॉपिकल डेजर्ट के बारे में पूछ रहा है। तो इस प्रकार के जो डेजर्ट हैं, दो प्रकार के डेजर्ट होते हैं, एक मध्य अक्षांशीय होता है, ये ट्रॉपिकल डेजर्ट है जो ट्रॉपिकल एरिया के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाए जाने वाले डेजर्ट है। इसके अंतर्गत आपको हमद और नेफद का मरुस्थल याद रखिएगा, यह अरब के जो बदाउइंस है, अरब के बद्दू, उसकी तरफ जा रहा है और उसके बारे में पूछ रहा है। अनुकूलतम जनसंख्या का अर्थ होता है ऑप्टिमम पॉपुलेशन, यानी जो जनसंख्या है वह अनुकूलतम, रिसोर्सेज वर्सेस जो आपका जो पॉपुलेशन है वो कंपेरेटिवली बराबर हो तो उसे अनुकूलतम कहेंगे। शहरी अधिवास, यानी शहरों के अंतर्गत अधिवास क्या होता है, तो यहाँ पर देखिएगा एक सिस्टमेटिक तरीके से शहर बसे होते हैं, जो भी नए शहर हैं तो उसके अंदर जो है आपको पैटर्न देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आपको चेकर बोर्ड भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो है आपको रेक्टेंगुलर जो पैटर्न है देखने को मिलेगा, स्क्वायर पैटर्न देखने को मिलेगा, यहाँ पर लीनियर पैटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सड़क मार्ग है, मुख्य जो हाईवे है या जो रेल मार्ग है उसके पास जो है कंटिन्यूज आपको जो हाउसेज जो देखने को मिलते हैं। ये आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का एक और पेपर